सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण विषय कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज हम त्वा, ल्यप एवं तुमुल प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रत्यय क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कृदंत प्रत्यय कहते किसे हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। धातु यानी कि क्रियापद। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया को ही संस्कृत में धातु कहा जाता है, तो धातुओं के अंत में ही जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे ही कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे त्वा, लयप, तुमुन आदि ये जो प्रत्यय हैं ये धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं। अब हम लोग इन प्रत्ययों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर समझना होगा कि पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं। बच्चों, जब हम एक क्रिया करके दूसरी क्रिया शुरू करते हैं तो जो क्रिया पहले होती है उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह पढ़कर लिखता है। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, वह पढ़ता भी है और लिखता भी है, लेकिन पहले वह क्या कर रहा है? पढ़कर लिखता है। पहले वह पढ़ रहा है और उसके बाद लिख रहा है। तो जो पढ़कर है वही है पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जो क्रिया पहले हो रही है उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अपूर्वकालिक क्रिया में ही त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके लगा रहता है। जैसे लिखकर, पढ़कर, खेलकर, हंसकर, जाकर, आकर आदि। चलिए उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट कर देते हैं। एक धातु हम ले लिए खाद। इसमें अगर त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है खादित्वा। खादित्वा का अर्थ हुआ खाकर। खाकर जो है वह एक पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें कर लगा हुआ है। इसका वाक्यों में प्रयोग देखिए। सः खादित्वा विद्यालयं गच्छति। वह खाकर विद्यालय जाता है। इस वाक्य में देखिए दो क्रिया है। खादित्वा एक क्रिया है और गच्छति एक क्रिया है। तो जो क्रिया पहले हो रही है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर खादित्वा जो है यह पहले हो रही है। खादित्वा विद्यालयं गच्छति, वह खाकर विद्यालय जाता है, यानी कि पहले वह क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खादित्वा जो है यह पूर्वकालिक क्रिया है और पूर्वकालिक क्रिया बनाने में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखिए। पठ धातु में त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पठित्वा। इसका अर्थ हुआ पढ़कर। यहाँ पर भी देखिए कर आ गया। अब वाक्य में प्रयोग देखिए। रामः पठित्वा लिखति। राम पढ़कर लिखता है। दो क्रियाएं हो रही हैं, पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है, लेकिन पहले क्या कर रहा है? पहले पढ़ रहा है। पढ़कर पठित्वा लिखति, इसलिए यहाँ पर पठित्वा जो है वह है पूर्वकालिक क्रिया। तो स्पष्ट हुआ बच्चों कि पूर्वकालिक क्रिया बनाने में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि जहाँ पर यह प्रत्यय लगा होता है उस पद के अंत में त्वा लगा हुआ होता है।
यहाँ देखिए खादित्वा, त्वा है अंत में, पठित्वा अंत में त्वा है। उसी तरह से हसित्वा, गत्वा, नत्वा, जहाँ भी त्वा प्रत्यय रहेगा वहाँ अंत में त्वा रहेगा ही। तो जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्रियापद दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप तुरंत कहेंगे कि इसमें त्वा प्रत्यय है। अब चलिए लेप प्रत्यय को समझते हैं। लेप प्रत्यय का प्रयोग भी पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। अभी बच्चों मैंने कहा कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेप प्रत्यय का प्रयोग भी पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग भी पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? इसके धातु में कोई ना कोई उपसर्ग लगा रहता है, यानी कि त्वा और लेप प्रत्यय में अंतर केवल इतना है कि त्वा प्रत्यय जब लगता है तो धातु के पूर्व कोई भी उपसर्ग नहीं लगा होता है, लेकिन जब लेप प्रत्यय लगाया जाता है तो धातु के पूर्व कोई न कोई उपसर्ग अवश्य ही लगा रहता है। बस केवल इतना ही अंतर है इन दोनों प्रत्यय में, लेकिन ये दोनों प्रत्यय जो है वह एक ही अर्थ में लगाया जाता है। दोनों का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया बनाने में किया जाता है। जहाँ पर धातु के पूर्व कोई उपसर्ग आए उसमें लेप प्रत्यय लगाया जाता है, वहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए वि उपसर्ग हस धातु लेप प्रत्यय, तो बनेगा विहस्य, इसका अर्थ हुआ हंसकर। और इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो होगा सा विहस्य वदति, वह हंसकर बोलता है। हस धातु में बच्चों अगर हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा हसित्वा। हसित्वा का अर्थ भी होता है हंसकर, लेकिन जब त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो उसके आगे कोई भी उपसर्ग नहीं लगेगा, लेकिन जब लेप प्रत्यय लगाएंगे तो आगे उपसर्ग लग जाएगा और उसका रूप इस तरह का बनेगा विहस्य। उसी तरह से देखिए गम धातु के पूर्व अगर हम अव उपसर्ग लगा दिए और उसमें अगर लेप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा अवगम्य या अवगत्य। ये दोनों रूप बन सकता है, अवगम्य भी सही है और अवगत्य भी सही है। इसका अर्थ हुआ समझ कर। वाक्यों में प्रयोग देखिए, सीता अवगम्य लिखती, सीता समझ कर लिखती है। तो स्पष्ट हुआ बच्चों, लेप प्रत्यय और त्वा प्रत्यय दोनों का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया बनाने में किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ त्वा प्रत्यय लगता है वहाँ धातु के पूर्व कोई भी उपसर्ग नहीं लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ धातु से पूर्व कोई न कोई उपसर्ग अवश्य ही लगाया जाता है। लेप प्रत्यय पहचानने का तरीका है कि जो क्रियापद होगा उसके आगे कोई न कोई उपसर्ग होगा और अंत में या होगा, केवल या, हलंत विसर्ग कुछ भी नहीं। जैसे देखिए विहस्य, अवगम्य, अवगत्य, तो जहाँ भी आप देखें कि अंत में या है और आगे कोई न कोई उपसर्ग है तो समझ जाइए कि वहाँ पर लेप प्रत्यय है। चलिए एक प्रत्यय और पढ़ते हैं। यहाँ पर है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। के लिए जैसे पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खेलने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, इस तरह के जो अर्थ होते हैं उसी में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखिए
पठ धातु में अगर हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पठितुम। इसका अर्थ हुआ पढ़ने के लिए। वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो होगा सः पठितुम विद्यालयम गच्छति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। एक और उदाहरण देखिए, गम धातु में अगर तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गंतुम। गंतुम अर्थात जाने के लिए। अहम गंतुम इच्छामि, मैं जाना चाहती हूँ। इस तरह का जब वाक्य होता है बच्चों तो उसमें तुमुन प्रत्यय ही लगाया जाता है। मैं जाना चाहती हूँ या मैं जाने के लिए चाहती हूँ, एक ही बात है। तो तुमुन प्रत्यय को पहचानना भी बहुत ही सरल है। सभी क्रियापद के अंत में तुम लगा हुआ रहेगा। तु और मा हलंत। पठितुम, गंतुम, लेखितुम, हसितुम, चलितुम, इस तरह से। तो जब भी इस तरह का कोई पद, क्रियापद आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, आप देखिए कि अंत में तुम लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि उसमें तुमुन प्रत्यय है। सभी के अंत में तुम लगा हुआ ही रहता है जहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है। तो इसे पहचानना बहुत ही सरल है। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ? के लिए के अर्थ में। जैसे खेलने के लिए, खेल धातु में तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा खेलितुम। जाने के लिए हो गया गंतुम। हंसने के लिए हंस धातु में तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो हसितुम। इस तरह से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आप और भी धातु लेकर और उसमें तुमुन प्रत्यय लगाकर अनेक प्रकार की क्रियापद बना सकते हैं। तो आज बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले बार हम लोग और भी प्रत्यय दिए गए हैं कृदंत, उसे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन प्रत्ययों को लगाकर अलग अलग क्रियापद बनाने का अभ्यास करें। धन्यवाद।